हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे, यानी रासायनिक बलगतिकी, और इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो चुका था। ठीक है, और उसमें हम लोगों ने समझा था कि केमिकल काइनेटिक्स में क्या होता है। तो एक्चुअल में कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन की स्पीड हम डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, उस रिएक्शन की स्पीड कि कितने फास्ट या कितना स्लो ये हो पा रही है। ओके, अच्छा, इसमें भी इंपॉर्टेंट ये था कि हम किस टाइप के रिएक्शन की स्पीड देखेंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टाइप के रिएक्शन थे। जैसे बहुत फास्ट हो रही है ना, बहुत फास्ट हो रहा है अगर रिएक्शन, तो उसकी स्पीड हम नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है ना, बहुत स्लो हो रहा है, सालों लग जा रहे हैं, है ना, तो भी हम नहीं निकाल सकते, तो भी उसकी स्पीड डिटरमाइन नहीं कर सकते। हम मॉडरेट वाले का करते हैं, है ना। किसका करते हैं? मॉडरेट वाले का। मॉडरेट मतलब जिसकी स्पीड हम डिफाइन कर सकते हैं, मतलब हाँ, कि अगर हम कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो सही मायने में निकाल सकते हैं। इसका कॉपी पेन लिया तब तक हो चुका होगा, यानी अभी नोट भी नहीं कर पाएंगे। इसमें हम कॉपी पेन लेके बैठे रह जाएंगे, हमारे बच्चे आ जाएंगे, वो भी कॉपी पेन लेके बैठे रह जाएंगे, तो भी हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन दोनों का बिल्कुल नहीं करते हैं। मॉडरेट वाले में क्या होगा, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, डिफाइन कर लेंगे, हाँ इतने देर में ये पदार्थ इसमें कन्वर्ट हो गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने लिया था N2+3S2 और क्या बना था NS3। ठीक है ना, यहाँ पे बना था NS3। तो ये जितनी स्पीड में, मतलब जितना टाइम लगता है, इस टाइम को हम डिफाइन कर सकते हैं। और एक्चुअल में हम इस पूरे चैप्टर में केवल स्पीड डिफाइन करेंगे। ठीक है ना, बहुत छोटा सा बहुत मजेदार चैप्टर है ये। ओके, अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने ये समझा था कि देखिए, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर ध्यान से देखेंगे तो ये एरो होता है। एरो बताता है कि कौन किस में कन्वर्ट हुआ है। तो ये एरो ये दिखा रहा है कि ये N2 और S2 मिलके क्या बनाए हैं, NS3। दैट मीन्स ये हमारा क्या कहलाता है, ये रिएक्टेंट कहलाता है, और पूरा चैप्टर इस रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है ना, ये रिएक्टेंट होता है और ये क्या है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट होता है। अब ध्यान से समझिएगा, तो एक्चुअल में होता क्या है कि यही रिएक्टेंट गायब हो जाता है, और गायब होकर किस में आ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। यानी जादू हो रहा होता है, ये चीज़ें गायब होंगी, ये चीज़ें नजर आएंगी। समझ पा रहे हैं? जैसे कलाकार क्या करता है, मतलब जादूगर क्या करता है, हाथ में रिबन लिया रहेगा और ऐसे आपको दिखाएगा रिबन है, अचानक से ऐसे खींचेगा, फूल नजर आने लगेगा। समझ पा रहे हैं? तो यही होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के रूप में। ओके, अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि भैया जो रिएक्टेंट होता है वो अपनी कॉन्सेंट्रेशन को घटा रहा होता है, अपने कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर रहा होता है, घटा रहा होता है। मैंने आपको ये बात भी समझाई थी, यस और नो, ये बात भी क्या की थी, समझाई थी कि देखिए, जो रिएक्टेंट होता है, जो रिएक्टेंट होता है, जो रिएक्टेंट होता है, अगर हम इसकी मात्रा को देखें तो इसकी मात्रा हम कई सारे तरीके से, मतलब इसकी क्वांटिटी अगर हम डिफाइन करना चाहें, मतलब ध्यान से समझिएगा, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। हमने बोला ना, रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा केमिकल रिएक्शन में। तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में हो रहा है, तो कितना रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट में जा रहा है, भाई क्वांटिटी दिखानी पड़ेगी ना। मान लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने बोल दिया कि 500 ग्राम रिएक्टेंट था, या मैंने बोल दिया 500 लीटर हमारा रिएक्टेंट था, है ना। तो हमें कुछ तो डिफाइन करना पड़ेगा ना, कि ग्राम में ले रहे हो, लीटर में ले रहे हो। हमारे पास तो कई सारे तरीके हैं, है ना। हम यहाँ पे क्या लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। क्या लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, यानी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे, फिर प्रोडक्ट का भी क्या लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का, है ना। अगर हम किसी भी चीज़ को, मतलब कोई भी क्या बोलते हैं, मतलब सपोज कर लो कि मेरे पास यहाँ पे रिएक्टेंट है A B, और यहाँ पे क्या बन गया, C बन गया। ठीक है ना, सपोज कर लो A B मिलके क्या बना दिया, C। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, अगर मुझे दिखाना हो तो मैं A और B का क्या लूँगा, कॉन्सेंट्रेशन। ये कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। ओके, स्क्वायर का ब्रैकेट का यूज़ हम कई सारे अलग अलग चीज़ों में भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल में केमिस्ट्री के अंदर जब भी हम किसी के सामने, केमिस्ट्री के अंदर बहुत जगह पे स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब अलग भी होगा, अब उस पर काम नहीं करेंगे हम। लेकिन फिलहाल में ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पे भी फिलहाल में हमारे सामने स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, इसका मतलब मैं B का कॉन्सेंट्रेशन ले रहा हूँ। ठीक है ना, और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब बता सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन पूरे सोल्यूशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ही तो पढ़ा था आपने, है ना। हम कॉन्सेंट्रेशन देख रहे थे अलग अलग कंडीशंस के अंदर, है ना, कि भैया कितना हमने सोल्यूट लेगा, कितना सोल्यूशन लिया, मतलब इतने सोल्यूशन में कितना सोल्यूट है, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन, है ना। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यही होता है। ओके, तो वही चीज़ है यहाँ पे भी। ओके, अब कॉन्सेंट्रेशन को नापते किस में है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। वैसे तो अलग अलग और भी बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ मोल और लीटर में हो सकते हैं, कई सारे तरीके हो सकते हैं भाई, कॉन्सेंट्रेशन के कई सारे तरीके होते हैं। ये क्या है बताइए, मोल पर लीटर का मतलब क्या है, मोलैरिटी है कि मोलारिटी, मोलैरिटी है ना। ये क्या है, मोलैरिटी है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। यानी कॉन्सेंट्रेशन भी हमारे पास कई सारे होते हैं, लेकिन हम कौन सा लेके चलेंगे, मोलैरिटी, ये ध्यान देंगे। ओके, अब देखो मोल पर लीटर है, मतलब मोल पर लीटर है, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं मोल लीटर पे पावर -1। ओके,
तो यानी कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट ये होती है और बार बार ये भी यूज होगी। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, चलिए ये बात तो हमारी क्लियर हो गई। अब इसके साथ साथ ये भी है कि ध्यान से समझेंगे, जब एक रिएक्शन होता है तो उसमें रिएक्टेंट जो होता है वो क्या होता है, रिएक्टेंट खत्म हो रहा होता है या डिक्रीज हो रहा होता है। रिएक्टेंट क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है, और जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। ये आपको बेसिक फर्क देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब एक रिएक्शन की स्पीड कैसे होती है, मतलब कितनी होती है, ये कैसे निकालते हैं हम लोग, तो उसे हम निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली में क्या दिखाएगा, स्पीड। क्या दिखाएगा, स्पीड। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि भैया चेंज इन मोलर, हाँ मैंने पिछले क्लास में डेफिनेशन लिखवाया होगा क्या, कि भैया अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना, चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, यही था ना, कि भैया अमाउंट कितना चेंज हो रहा है रिएक्टेंट का। और फिर मैंने ये भी बताया था कि अमाउंट का टर्म हम किस में लेंगे, बताइए, अमाउंट को हम किस में लेंगे, अमाउंट मतलब हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लेंगे, यही बात बोली थी ना। अमाउंट को हम किस में, मतलब जो अमाउंट होगा वो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में होगा, कि कितना कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ है, ठीक है ना, तो कितना चेंज आया है कॉन्सेंट्रेशन में। ओके, उसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं कि चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन, या चेंज इन, वही लिखो सबसे बेहतर है, चेंज इन अमाउंट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, नहीं अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ही लिखो, ठीक है ना, ये सही है, लिख दो चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम, ठीक है ना, सिंपल, कि भैया कितना रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अमाउंट में चेंज आ रहा है यूनिट टाइम में, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। तो भैया टाइम के रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया गया, वैसे ही यूनिट टाइम के अंदर कितना कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट में चेंज आ रहा है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के, है ना। अब रिएक्टेंट के अंदर क्या हो रहा होगा, अमाउंट चेंज आ रहा होगा, तो कैसा चेंज आ रहा होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, सर निगेटिव, रिएक्टेंट तो घट रहा होगा। मतलब सपोज कर लो ये रिएक्टेंट है, जैसे यहाँ पे मैंने रखा ए, और ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में, तो यहाँ पे ए जो है मान लेता हूँ कि अभी 500 ग्राम है, लेकिन ये कब देख रहा हूँ मैं, टी बराबर 0 पे, टी बराबर 0 पे मैंने क्या देखा, 500 ग्राम है, लेकिन जब टी बराबर टी पे मैं देखूंगा तो ये क्या हो चुका होगा, 0, ये क्या हो चुका होगा 0। ऐसे ही टी बराबर 0 पे देखोगे तो बी की वैल्यू कितनी होगी 0, लेकिन ये क्या हो गया होगा 500 ग्राम, यस और नो। तो यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हो, तो ये जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट की मात्रा में कमी आ रही है ना, 500 से क्या हो गया 0। और जबकि आप देखोगे प्रोडक्ट वाले में, ये क्या है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही होगी। ये बेसिक बातें हैं, ओके, ठीक है। अब देखो इसी चीज को हम, जैसे मैंने समझा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट के अंदर कमी आ रही है, जबकि प्रोडक्ट के अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये देखो कि भैया डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन, डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन of reactant in unit time, ठीक है ना, R increase in the concentration of product in unit time is also called rate of reaction। क्लियर है, हाँ या ना, बिल्कुल। तो यही हमारा क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब ध्यान से समझना, अब मैं इस चीज को यहाँ पे समझा रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे मेरा R है, R कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, P के अंदर, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा P के अंदर, ठीक है ना। मैं अगर एज्यूम करूँ लेट एट T1, ठीक है ना, T1 टाइम पे मैं देख रहा हूँ, T1 टाइम पे मेरा मान लेता हूँ R1 है क्या, रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट क्या है मेरा P1 है, ठीक है ना, ऐसे मान लेता हूँ मैं। फिर T2 इज इक्वल टू क्या होगा, T2 इज इक्वल टू सर R2, तो उस केस में मतलब टाइम जब T2 हो जा रहा है, ठीक है ना, एट T2, तो T2 पे मेरा जो रिएक्टेंट है कितना हो गया R2, और प्रोडक्ट कितना हो गया P2, ठीक है ना। मुझे क्या निकालना है, मुझे रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान देना
किसके टर्म में? इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट के अगर टर्म में निकालूं, ठीक है ना, तो क्या होगा भाई? निकालने का तरीका होता है कि बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो, यानी R2 माइनस R1। और देखो टाइम कितना लगा, तो बाद में मतलब जब ये R2 में कन्वर्ट हो गया तब कितना टाइम हो चुका था? T2, है ना। और पहले कितना टाइम था जब R1 था? तो T1 हो गया। या इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ है ना। और ये किस में होगा? ये माइनस में होगा। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि R2 बिकॉज यहाँ पे लिख देना बिकॉज R डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या सीधा सीधा लिख दो कि R2 जो होगा लेस देन होगा R1 के, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस। ओके। पहली बात, अगर यही चीज हम किसके टर्म में लिख दें? प्रोडक्ट के टर्म में लिख दें, है ना। यानी यहाँ पे लिखो रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? पहले T1 टाइम पे कितना था? T2 टाइम पे, मतलब बाद में कितना हो जा रहा है? P2 पहले कितना था? P1। भाई चेंज निकाल रहा हूं ना मैं, यही तो होगा। कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, यही तो होता है। जैसे अभी मैं कहाँ हूँ, बाद में मैं कहाँ हूँ, फाइनल पॉइंट, और ये क्या रहा? इनिशियल पॉइंट, यही होता है। तो हमेशा मुझे अगर पता करना हो कि कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया गया, तो मैं क्या करता हूँ? बाद वाले में से पहले वाले को घटा देता हूँ। क्या ये बात पता है? नहीं पता है तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज कर लो ये मेरा होम है, मतलब घर है। इस घर से मैं 100 मीटर की दूरी पर खड़ा हूँ, ठीक है ना। ये पॉइंट ए है, 100 मीटर की दूरी पर मैं खड़ा हूँ। अब यहाँ से मेरे घर से ध्यान से समझा जाए तो मैंने इस ए पॉइंट से अपने आप को हटाया और मैं बी पॉइंट पे लेके गया। इस बी पॉइंट का अगर मैं डिस्टेंस देखूँ तो बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 100 है। और इस होम से इस बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर है, ऐसे एज्यूम कर लिया। तो मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया? तो बाद में मैं कहाँ पहुँच गया अपने घर से? 500 मीटर पे, है या ना। पहले कितनी दूरी पे था? 100 मीटर पे था। तो 100 मीटर में क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो 500 में से 100 घटा दोगे, कितना बचेगा? 400। हुआ कि नहीं हुआ? पहले में कितना चल चुका था? 100। बाद में कितना में चला? 500। यानी कितने पे पहुंच गया? 500। तो बाद वाले से पहले वाले को हटा दोगे तो पता चल जाएगा कि टोटल तुम कहाँ कितना डिस्प्लेस किए हो। तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया हूँ मैं? 400 मीटर ही ना किया हूँ। ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 400। और इतने में टाइम कितना लगा? सपोज कर लो कि जब तुम ये डिस्टेंस पे थे तो उस केस में जो टाइम था वो मान लेता हूँ कि 5 सेकेंड था। 5 सेकेंड हुआ था, अपने घर से निकले थे तुम और 5 सेकेंड पे तुम ए पे पहुंचे थे, है ना। अब फिर क्या हुआ कि तुम ए से बी जो है जब पहुंचे तो तब उस केस में तुम्हारा टोटल टाइम जो लग चुका था वो 15 सेकेंड लग चुका था, है ना। ये घर के रिस्पेक्ट में चल रहा है, यानी घर से तुम ए पे पहुंचे 5 सेकेंड लगा। घर से तुम जब बी पे पहुंचे तो 15 सेकेंड लग गया। घर से समझ पा रहे हो ना? घर से ए पे तक पहुंचे तो 5 सेकेंड लगा था। फिर जब तुम बी पे पहुंचे तो घर से नापा गया तो 15 सेकेंड लग गया। समझ आ रहा है? तो कितना टाइम लगा ए से बी तक जाने में? तो कितना लगा? बाद वाले में से बाद मतलब कितना टाइम है? यहाँ पे 5 है, सॉरी 15 है। अब पहले कितना टाइम लगा था? 5। तो 15 में से 5 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 400/10, यानी 400 मीटर और नीचे 10 सेकेंड। कैंसिल आउट, कितना मिल गया हमको? 40 मीटर पर सेकेंड। बोलो स्पीड पता चलेगी कि नहीं पता चलेगी? यानी किस स्पीड से मैं चल रहा हूँ? 40 मीटर पर सेकेंड। बच्चों वाला खेल हो रहा है यहाँ पे, बस वही चीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? P2 - P1 और फिर यहाँ पे भी T2 - T1। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। समझ में आया? इस टर्म में क्यों निकाला मैंने? समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल, ये आपको रखना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हो ना, बेसिक तो मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकता, डायरेक्ट नहीं बोल सकता कितना ही टाइम लगाओ, T टाइम लगाओगा इतना प्रोडक्ट। नहीं भाई, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या? कितना डिस्प्लेस है, कितना चेंज आ रहा है। तो चेंज के लिए मुझे डेल्टा का यूज करना पड़ेगा। डेल्टा ही तो बताएगा कि इस टाइम पे इतना था और इतने टाइम पे इतना हो गया, इसका मतलब इतना चेंज आया। ऐसा नो क्लियर है ना? अब ये किस में रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ये क्या रहेगा? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव रहेगा बता सकते हैं? बिकॉज P इंक्रीज्ड, P इंक्रीज्ड। क्लियर है? P क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे जो P2 है वो ग्रेटर देन है P1 से, तो ऑलवेज पॉजिटिव देगा हमको वैल्यू। ये दो बातें हमको याद रखनी है। रेट ऑफ रिएक्शन या तो हम इस फॉर्म में निकालें या तो इस फॉर्म में निकालें। ओके, अच्छा ये बात तो ठीक है सर। अब इसी चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना। इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। देखना, अब मैं अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालूंगा, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन होगा उसका मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहा हूँ, मतलब उसका रेट निकाल रहा हूँ, तो उस केस में मैं चाहूँ तो
ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, या मैं चाहूँ तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लिख सकता हूँ, यानी दोनों इक्वल ही होंगे, दोनों एक ही बात बता रहे होंगे, है ना। कितने देर में रिएक्टेंट गायब हो जा रहा है या कितने देर में रिएक्टेंट पैदा हो जा रहा है, बात तो एक ही है ना। तो दोनों हमको स्पीड ही बता रहे हैं, तो ये दोनों हम यूज कर सकते हैं, चाहे ये। अगर ये यूज करेंगे तो माइनस लगा के चलना पड़ेगा, ये यूज करेंगे तो पॉजिटिव में काम चल जाएगा। क्लियर है। अब देखो सबसे ज़्यादा यूज़ तो आप इसी को करते जाओगे, मतलब इसको अभी ऐसा नहीं कि मैं इसको छोड़ दूँ, मैं चाहूँ तो मैंने क्या बोला, दोनों को यूज कर सकता हूँ, है ना। लेकिन हमारा क्या है ना कि एक आदत बन जाएगा आगे जाके, जितने भी फार्मूले आएंगे इसी पे बेस्ड होंगे। तो अगर ये यहाँ पे लिखा है तो मैं इसको चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ। ये मतलब गलती से भी ये मत सोचिएगा कि ये होगा, ठीक है ना। अब ये मैं समझते रहिए क्या क्या होगा, मतलब यही है कि ये और ये बराबर है, चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, किसी को कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, ठीक है। हाँ या ना, ठीक है। नेगेटिव साइन क्यों आया ये समझ में आ गया ना, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अब आते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की। यानी रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होंगे आपके सामने। एक होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ रहा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और क्या होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इसको पहले हम समझते हैं, है ना। लेकिन उसके भी पहले मुझे लगता है कि इस पर अभी थोड़ा सा काम करना चाहिए, है ना। इस पर अभी हमको क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए मैं पॉज करूँगा, पॉज मतलब इसको रोकूंगा। मुझे एक चीज़ आपको सिखानी है, ठीक है ना, उस चीज़ को समझिएगा। अगर मैं लिखना चाहूँ, जैसे मान लो यहाँ पे मैं आर का कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है कि अभी मैंने लिख दिया रेट ऑफ रिएक्शन, जो है रेट ऑफ रिएक्शन ROR वो कितना है, तो वो हमारा क्या है, वो हमारे पास है भाई, जैसे अभी मैंने लिख दिया था कि डेल्टा R डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T लिख दिया था। लेकिन ध्यान से समझना, अगर मुझे लिखना हो ROR, बट ROR में यहाँ पे ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये तो रिएक्शन है, ये क्या है, रिएक्टेंट है। अगर मुझे सिर्फ रिएक्टेंट का रेट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। और जैसा कि मैंने बोल दिया कि रिएक्टेंट का जो रेट होता है या कॉन्सेंट्रेशन होता है, जैसे ऐसे समझ लो, ऐसे मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लो हमारे पास A है B है, अब यहाँ पे कुछ ऐसी स्थिति है कि A इज इक्वल टू 2B है, ठीक है ना। A इज इक्वल टू क्या है, 2B है। ऐसा देखा आपने, हाँ या ना, बिल्कुल आपने ऐसा देखा होगा कि कई बार केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं होते, है ना। तो इन्हें बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 या 3 लगाते हैं, ठीक है ना। अब इसे क्या कहते हैं, अगर आपको पता ना हो तो मैं इसको आपको समझाना चाहूँगा। मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 2, इसे हम क्या बोलते हैं एक्चुअल में, बता सकते हैं। नहीं, ये जो 2 और 3 आता है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2A प्लस 3B इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 4C लिख देता हूँ, ठीक है ना। ऐसे समथिंग कुछ लिख दिया। जैसे यहाँ पे अच्छा डायरेक्ट लाइव एग्जांपल ले लेते हैं, 3S2, यहाँ पे क्या था 2S3 आया था ना, तो ये 3 और 2 क्या है, ये क्यों हमने रखा, ताकि बैलेंस कर पाए। इनका मतलब क्या है, ये कोफिशिएंट है या कोई कांस्टेंट है, इनको हम बोलते हैं स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट, ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं, स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट। इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं यहाँ पे रोका हूँ चीज़ों को और मैं इसको पहले समझाऊंगा आपको। ओके, तो पहले हम क्या समझेंगे, स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट।